नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम बिल्डर्स एकेडमी में। जैसा आप सभी को पता ही होगा, हमारा बैच चला हुआ है हरियाणा पुलिस का सेवा सुरक्षा सहयोग बैच, और इसके अंदर सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री है। जिस भी बच्चे ने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पिछली क्लासेस ज़रूर देख ले। और आज हमारी ये परसेंटेज की लास्ट क्लास रहने वाली है। पीछे हमने 8 क्लास कर ली है परसेंटेज की, लास्ट क्लास होगी आज हमारी ये। जिस भी बच्चे ने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार पिछली क्लासेस ज़रूर देख ले। और अगर पिछली क्लासेस के अंदर मतलब कोई भी डाउट हो उसका, या उसने कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हो, XYZ उसके पास कोई भी बुक हो, तो हर एक क्वेश्चन जो भी उसका डाउट आया है डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया मिलेगा, उस नंबर के ऊपर क्वेश्चन भेज देना, आपको उसका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा जो भी आपका क्वेश्चन होगा। या फिर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगा हो कि सर आपने वो टाइप समझाई थी, उस टाइप में से मुझे वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, कभी भी डाउट क्लास लेकर वो क्वेश्चन करवा दिया जाएगा आपका। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास को। और आज की टाइप के अंदर जितने भी क्वेश्चन मिक्स बचे हुए हैं परसेंटेज के, सभी को निपटा देंगे। पहला क्वेश्चन है, एक जिले में 64,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1/2% हो प्रति वर्ष, मतलब हर साल जनसंख्या 2.5% बढ़े, तो 3 वर्ष के अंत में उस जिले के अंदर लोगों की संख्या क्या होगी। 2.5% बोलोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 1। अगर मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करूं मैं, 2 और 2 4 और 1 5/2, और इस परसेंटेज के नाम का 100, 5 पे 20, 5 पे 1, 1/40। मतलब अगर पहले साल उस शहर की जनसंख्या 40 होगी तो एक साल के एंड में कितनी हो जाएगी? 41। अगर पहले साल के शुरुआत में उस शहर की जनसंख्या 40 होगी तो उस साल के एंड में कितनी हो जाएगी? वो 41। उसने बोला कि 3 साल के बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। पहले साल 40 से 41, अगले साल फिर क्या होगी? 40 से 41, अगले साल फिर 40 से 41। यहाँ पे 40 का क्यूब निकालोगे 64,000, और 41 का क्यूब आएगा 68,921। अब उसने बोला था कि 3 साल पहले एक जिले में 64,000 निवासी थे। मेरे हिसाब से 3 साल पहले कितने हैं? 64,000 ही। तो 64,000 की वैल्यू 64,000 1 गुना, तो 3 साल बाद भी कितने होंगे? 68,921। कोई ऑप्शन दे रखा होगा कि 3 साल के बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी मिलेगी मुझे? 68,921। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, जो आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको तो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मुझे तो स्टेटमेंट फोन में देखनी पड़ती है। आगे अगला क्वेश्चन, एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम होता है। कोई प्रॉपर्टी है, उसकी कीमत हर साल 10% कम होती है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 रुपये है, संपत्ति का वर्तमान मूल्य मतलब एट प्रेजेंट उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 8100 रुपये है, तो 2 साल पहले उसकी वैल्यू क्या थी? 10% हर साल कम होगी, तो 10% की फ्रैक्शन बोलोगे 1/10। अगर पहले साल वो 10 होगी तो 10 के ऊपर अगर 1 कम होगी तो पहले साल के एंड में कितनी हो जाएगी? वो 9, क्योंकि 10% डिक्रीज है हर साल। तो 10 अगर उसकी वैल्यू शुरुआत में होगी और हर साल 1 कम होगी, 10 के ऊपर 1 की कमी, तो किसकी कुल चला जाएगा? 9 की। तो अगली साल फिर 10 से 9, मतलब शुरुआत में वो प्रॉपर्टी 100 के बराबर होगी, आज वो प्रॉपर्टी किसके बराबर आ गई? 81 के। मतलब जो प्रॉपर्टी 2 साल पहले 100 के बराबर थी, आज वो प्रॉपर्टी मेरी किसके बराबर आ जाएगी? 81 के। लेकिन उसने बोला कि एट प्रेजेंट उसकी वैल्यू 81 नहीं 8100 है, मतलब 100 गुना। तो आज से 2 साल पहले भी वो 100 की नहीं थी, कितने की मिलेगी? 10,000 की। उसने यही पूछा है कि आज से 2 साल पहले उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या रही होगी, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ से? 10,000।
क्योंकि एट प्रेजेंट अगर वो चीज़ उसके हिसाब से 8100 है, मेरे हिसाब से किसके बराबर है 81 के। 81 वाली चीज़ 8100, ये चीज़ 100 गुना, तो 100 वाली चीज़ भी 100 गुना करूंगा तो कितनी आएगी 10,000। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या हर साल 25% की दर से बढ़ती है, हर साल इंक्रीज होती है बाय 25%। 3 साल के अंत में अगर उस गांव की जनसंख्या 10,000 हो तो 3 साल पहले उस गांव की जनसंख्या क्या थी। तो हर साल 25% बढ़ी, 25% बोलोगे 1/4। अब फ्रैक्शन सभी को तोड़नी आनी चाहिए भी। तो अगर उसकी वैल्यू 4 होगी एट प्रेजेंट और हर साल 1 बढ़ेगी तो 4 वाली चीज किसकी इक्वल जाएगी 5 की। पहले साल 4, पहले साल के एंड में कितनी हो जाएगी फिर वो 5। शुरुआत में 4 है, अगली साल फिर 4 से 5, तीसरी साल फिर 4 से 5। ओवरऑल जो 3 साल पहले 64 के बराबर थी, अब किसके बराबर आ जाएगी वो चीज़ 125 के। मतलब जिस शहर की जनसंख्या आज से 3 साल पहले 64 थी, वही जनसंख्या आज कितनी हो गई 125। लेकिन उसने बोला कि एट प्रेजेंट वो 125 वाली चीज़ 10,000 है। मतलब 3 साल के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस शहर की जनसंख्या कितनी है 10,000। तो 125 पे इसको डिवाइड करोगे 8 और 0, मतलब ये कितने गुना है 80 गुना। तो ये भी कितने गुना आएगा 80 गुना। 0, 8 चौका 32, 8 6 48 और 3 51। मतलब आज से 3 साल पहले इस शहर की जनसंख्या क्या रही होगी 5120। यही उसने पूछा था कि अगर एक शहर की जनसंख्या हर साल 25% की दर से बढ़े, 25% कितना होता है आपका 1/4। अगर शुरू में 4 रही होगी तो बाद में कितनी हो जाएगी वो 5। सेम अगले साल 4 से 5, सेम उससे अगले साल 4 से 5। मतलब जो चीज़ शुरुआत में 64 थी, 3 साल बाद कितनी होगी वो 125। लेकिन उसने बोला कि 3 साल बाद 125 नहीं, किसके बराबर है वो 10,000 के। ये चीज़ 80 गुना, तो ये भी कितने गुना आएगी 80 गुना। तो मतलब 3 साल पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी 5120। उसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी औजार का मूल्य प्रति वर्ष 20% घटता है। किसी औजार का मूल्य हर साल 20% घटता है। 20% मतलब 1/5, 5 से 4। तो 3 साल के बाद उसका प्राइस कितना कम हो जाएगा। पहली साल शुरुआत में अगर 5 होगा, हर साल 20% डिक्रीज हुआ है, 5 के ऊपर 1 की कमी, तो कितनी हो जाएगी वो चीज़ 4। तो अगले साल फिर 5 से 4, अगले साल फिर 5 से 4। ओवरऑल बोलोगे कि सर 125 वाली चीज़ किसके इक्वल आ गई 64 के। तो यहाँ पे कितने की कमी हुई 61 की। अब वो चीज़ भी अच्छे से क्लियर होगी भाई, कोई भी चीज़ अगर कम होगी तो हमेशा ज़्यादा पैसे, और कोई भी चीज़ अगर बढ़ेगी हमेशा कम पैसे। जिस बच्चे ने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पिछली क्लासेस ज़रूर देख ले सारी की सारी, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज़ हर एक क्लास एक दूसरे के साथ लिंक है। अब मैं तो डायरेक्ट यहाँ पे बोल दूंगा कि ये चीज़, ये कंसेप्ट मैंने जो पहली क्लास थी या शायद दूसरी क्लास थी उसके अंदर ही बताया था, विद एग्जाम्पल दे दे के कि कोई भी वैल्यू कम होती है तो किस पे से होती है, कोई भी वैल्यू बढ़ती है तो किस पे से बढ़ती है। 3 साल पहले जो चीज़ 125 थी एट प्रेजेंट कितनी है वो 64, कितनी कम हो गई 61। उसने पूछा कि उसके अंदर कितनी कमी है, मतलब जो उसका प्राइस है वो कितना डिक्रीज हुआ। 61 की कमी 125 पे से, परसेंटेज में कन्वर्ट करूं मल्टीप्लाई बाई 100, 25 पे 4, 25 पे 5, 5 पे कैंसिल आउट करोगे 12.2, 4 2 8, 12 और 4 48। मतलब कितनी कमी होगी उसके अंदर 48.8% की। यही उसने पूछा है कि 3 साल के बाद उसके प्राइस के अंदर कितना चेंज आ जाएगा 48.8% क्या होगा डिक्रीज।
और डिक्रीज और इंक्रीज, इस टाइप की भी ऑप्शन ध्यान रखना भी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और 10% हर साल बढ़ती है, तो 10% अगर इंक्रीज होगी तो 10% कितना होगा आपका, 1/10। अगर पहले साल 10 पे से 1 बढ़ेगी तो 11, अगले साल फिर 10 से 11 और अगले साल फिर 10 से 11। ओवरऑल बोलोगे कि सर 1000 वाली चीज़ किसके इक्वल आ गई, 1331 के। तो 3 साल के बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, जो 3 साल पहले 64,000 थी। 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। 10,1000 की वैल्यू 64,000 के बराबर दे रखी है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट। 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आई आपकी, 64 के। वैल्यू बतानी है 1331 की। 64 से मल्टीप्लाई करोगे। एक बार मैं स्टेटमेंट देख लेता हूँ दोबारा से। उसने यही पूछा कि 3 साल के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। अब 64 के जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ऑप्शन दे रखे हैं उसने, मेरे हिसाब से आपको तो ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर यूनिट डिजिट पे 4 है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 85,184, क्योंकि सारे ऑप्शन क्या है, एक 80,000, एक यही है, एक 85,000 और एक आपका ऑप्शन 85,100। तो लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने ये चीज बोली थी भाई कि हमेशा क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम ऑप्शनों के ऊपर नजर जरूर रखना। अब यहां से खुद देखो कि एक बच्चा तो 1331 और 64 की मल्टीप्लाई सोल्व करके लिखेगा, आंसर फिर भी यही आना है। और एक बच्चा, दो चीज होती है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। अगर बच्चा स्मार्ट वर्क करे, यूनिट डिजिट का जो गेम होगा, इकाई के अंक पे क्या आना है, 4, और चारों ऑप्शन देखोगे एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर इकाई के अंक पे 4 है। तो अब मुझे खुद बताओ कि इस सवाल के अंदर कैलकुलेशन करने की जरूरत थी या नहीं थी। और एग्जाम के अंदर तो जितना स्मार्ट वर्क करोगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि सारा गेम टाइम का होता है। और जितना टाइम जहां से बचाया जा सके उतना टाइम बचाओ, ताकि आपका वो टाइम उन क्वेश्चनों के अंदर काम आ सके जो क्वेश्चन आपके लेंथी पड़ेंगे या जो क्वेश्चन आपके रुके हुए हैं। मतलब जिन क्वेश्चनों के अंदर आपको एक्चुअल में टाइम चाहिए, मतलब जो क्वेश्चन आपका लेंथी गया या से दिमाग से कोई प्रॉपर्टी स्किप होगी उस क्वेश्चन की, अब उन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए मेरे पास अगर बल्क में टाइम होगा ना, तो उस क्वेश्चन को मैं इजिली सोल्व कर पाऊंगा। तभी बोला जाती है वो चीज़ भी कि अगर मैंने पूरे पेपर को एक फ्लो के अंदर सोल्व किया है ना, तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चन जो मुझे नहीं भी आते होंगे वो क्वेश्चन भी निकल जाते हैं। और कई बार क्या होता है, मेरी अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी अगर एग्जाम के अंदर एक बच्चा प्रेशर ले ले या मैं खुद प्रेशर ले लूँ एग्जाम के अंदर, तो उसके अंदर क्या पता आसान से आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाए मेरा। तो प्रेशर वगैरह एग्जाम के अंदर कभी भी मत आने देना। वो चीज़ें तब आती हैं जब हमारी कहीं प्रैक्टिस वगैरह में कमी हो। हर एक मतलब एग्ज़ाम से पहले मॉक वगैरह अच्छे से लगाओ, टेस्ट वगैरह लगाओगे, जितना ज़्यादा टेस्ट लगाओगे ना, हर एक चीज़ को क्लियरली सोल्व कर पाओगे। और सबसे मेन चीज़, जो मॉक टेस्ट लगाते हो वहाँ से आपको आपकी स्ट्रेंथ और जो आपकी वीकनेस है उसका पता चलेगा कि मेरी किस सब्जेक्ट के अंदर कमज़ोरी है, या सब्जेक्ट के अंदर भी पार्टिकुलर वो वाला टॉपिक मेरा अच्छे से नहीं होता। हर एक एग्ज़ाम के अंदर उस टॉपिक से मेरा क्वेश्चन रह जाता है। तो जब टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि सर मैथ के अंदर मेरा वो टॉपिक नहीं होता, रीजनिंग के अंदर मेरे से उस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं निकलते। क्योंकि अगर मैं इम्प्रूवमेंट ही नहीं करूँगा खुद के अंदर, तो जो स्कोर मेरा पिछले टेस्टों के अंदर आया होगा, मतलब जो भी पीछे मैंने पेपर दिए हैं, वही स्कोर अब आएगा। तो इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है अगर आपको ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना है। और इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएगी, जब आप अपनी खुद की गलतियों को पहचानोगे
और जिस दिन आप अपनी खुद की गलतियों को पहचानना सीख गए और उनके ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद आपको लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सक्सेस होने से रोक दे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, एक छात्र को एक संख्या को 5/3 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया, लेकिन उसने गलती से 3/5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो मतलब जो फॉल्ट आया क्वेश्चन के अंदर वो कितने % का आएगा? इंक्रीज होगी वैल्यू या डिक्रीज होगी? जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया मिले कि एग्जामिनर ने 5/3 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था और हमने मल्टीप्लाई किससे कर दी? 3/5 से, तो अब ये तो है कि क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू आनी थी उसके अंदर तो चेंज आएगा। अब ये देखना कि वो वैल्यू बढ़ी है या घटी है। तो दोनों के जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू दे रखी हो, एक जगह डिनोमिनेटर में वैल्यू 3 है, एक जगह डिनोमिनेटर में वैल्यू 5 है, तो दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबरों को। 3 और 5 का एलसीएम 15 और यहां पे भी 15 से मल्टीप्लाई, मतलब वो नंबर अगर 15 होता, अब 15 ही क्यों लिया? ताकि डाटा फ्रैक्शन के अंदर ना आ जाए। अगर वो नंबर 15 होता और 15 को उसने बोला था कि 5/3 से मल्टीप्लाई करनी है, अब 15 को जब मैं 5/3 से मल्टीप्लाई करता, 3 पे 5, 5 और 5 की मल्टीप्लाई, मतलब वैल्यू क्या आनी थी मेरे पास में? 25, लेकिन मैंने गलती से क्या कर दिया? 3/5 से मल्टीप्लाई कर दी। 5 पे कैंसिल आउट करोगे 3, 3 तिया 9, जो वैल्यू 25 आनी थी वो वैल्यू कितनी आई मेरे पास निकल के? 9। मतलब एक्चुअल में जो आंसर मैंने देना था वो आंसर क्या था? 25, लेकिन मैंने आंसर क्या दिया? 9। अब उसने पूछा कि जो भी अब तेरा आंसर निकला है उसके अंदर जो फॉल्ट हुआ परसेंटेज के अंदर बता कि वो वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई या वो वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई। पहले से जो वैल्यू शुरुआत में 25 आनी थी, लेकिन अब वो वैल्यू कितनी आई है? 9। तो आप बोलोगे कि सर कितनी कम होगी? 16। 16 की कमी किस पे से हुई है? 25 पे से। 16 की कमी किस पे से हुई? 25 पे से, मल्टीप्लाई बाई 100। अगर परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है तो 25 पे कैंसिल आउट करोगे 4, 16 और 4 की मल्टीप्लाई 64, मतलब वो वैल्यू डिक्रीज होगी कितनी? 64%। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि सर 15 से ही मल्टीप्लाई करना जरूरी है क्या? जो आपके दिमाग में नंबर आए वो नंबर ले लेना भाई, हर जगह से आंसर सेम आएगा 64%। लेकिन मैंने यहाँ पे 3 और 5 का मल्टीपल ही क्यों लिया? ताकि कैलकुलेशन आसान हो मेरी। अब कोई बच्चा यहाँ पे 30 मान ले, जब भी आंसर वही आएगा। कोई बच्चा यहाँ पे 60 मान ले, जब भी आंसर वही आएगा। कोई बच्चा यहाँ पे 100 मान ले, जब भी आंसर वही आएगा। लेकिन जब 100 मानोगे तो उस केस में 5 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 3 से तो नहीं कैंसिल आउट होगा। ये डाटा किस में चला जाएगा? सारा का सारा फ्रैक्शन में। अब वो आपने डिसाइड करना भी। अगर एग्जाम के अंदर आपके पास में इतना टाइम है कि वहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर लूँगा इतनी, तो फिर 100 मान लेना भी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या, मतलब कोई फ्रैक्शन है, अगर न्यूमरेटर को 20% बढ़ा दिया जाए, न्यूमरेटर की वैल्यू को तो 20% बढ़ा के लिख दिया जाए, पहले तो ऐसे लिख लो, और डिनोमिनेटर को 5% घटा दिया जाए, तो वह भिन्न, मतलब जो फ्रैक्शन है 5/2 के बराबर आती है। ऑप्शन है आपको तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, 24/19, 3/18, 95/48 और 48/95। दो तरीके से सोल्व होगा अभी क्वेश्चन, या तो प्रॉपर से कर लो या ऑप्शन से कर लो। प्रॉपर से करोगे, मान लो एक बी है, एक ए है और एक बी है। ये नंबर अगर 100 ए हो, ये नंबर आपका 100 बी हो, तो इसको तो 20% बढ़ा दिया गया। ये नंबर 100 ए, ये नंबर 100 बी, इसको 20% बढ़ा के जब लिखा गया तो कितना हो जाएगा? 120।
और जब इसको 5% घटा के लिखा गया, ये कितना आएगा 95B। और ये सारा का सारा किसके इक्वल दे रखा था 5/2 के। न्यूमरेटर को 20% बढ़ा के, डिनोमिनेटर को 5% घटा के, और वो फ्रैक्शन किसके इक्वल चली जाएगी 5/2 के। 5 पे कैंसिल आउट करोगे 19, 5 पे कैंसिल आउट करोगे 24। तो उसने पूछा जो एक्चुअल में फ्रैक्शन थी वो क्या थी, A/B। तो 24 इस साइड मल्टीप्लाई में, 19 उस साइड मल्टीप्लाई में, तो A/B बोलोगे 95/48 के इक्वल आएगा सर। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से ट्राई करूं तो ऑप्शन से कैसे होगा, अब 95/48 से ही मैच करवा देता हूं मैं। अब उसने बोला था कि न्यूमरेटर को इंक्रीज करना है बाय 20%। अगर इसको मैं 20% बढ़ाऊं, 10% कितना मेरा 9.5। यहां से एक डॉट लगते वैल्यू कितनी आएगी 10%, और 10% की वैल्यू कितनी आएगी 9.5। अब 10% 9.5, 20% कितना होगा 19, और इसमें 19 ऐड करोगे, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 114। डिनोमिनेटर को 5% घटा दिया गया। अब 10% कितना है 4.8। अब 10% 4.8, तो 5% कितना होगा 2.4, और इसमें से 2.4 माइनस करूं तो कितना बचेगा 2.4। अब बची 114/2.4। यहां से 10 जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे जब 6 पे 4, 6 पे 19, 2 5, तो मेरा आया 95/2। मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है क्वेश्चन के अंदर। उसने बोला था कि न्यूमरेटर को तो बढ़ाना है 20% और डिनोमिनेटर को घटाना है 5%। यहीं पे मिस्टेक कर रखी है। मैंने 4.8 में से 2.4 घटा दिया, लेकिन 2.4 किस में से घटेगा, ये 48 है। ठीक, तो 95/48, ये 20% बढ़ेगा कितना हो गया 114, क्योंकि 19 प्लस हुआ। और अब इसका 10% कितना था 4.8, 10% 4.8, 20% कितना, 5% कितना आएगा 2.4, और इसमें से 2.4 माइनस करोगे, 48 में से 2 गया 46, और उसमें से भी 0.4 और तो 45.6, 114 45.6, इसके नाम का ऊपर आएगा 10। अब 19 पे कैंसिल आउट कर लो, 19 पे कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे हिसाब से। 19 पे 6 और 19 पे कैंसिल आउट करोगे, 19 दूनी 38 और 76, 19 चौका 76, 6 चौका 24, 10/4, और 10/4 को बोल सकते हो 5/2। यही उसने बोला था। अगर मैं 20% बढ़ा दूं न्यूमरेटर को और 5% घटा दूं डिनोमिनेटर को, तो किसके इक्वल चली जाएगी 5/2 के। तो वो आपने देखना भी जहां से भी आपको बेस्ट लगे। इसके अंदर तो थोड़ा कैलकुलेटिव चला गया ये, लेकिन ऑलमोस्ट जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हमेशा इजी रहेगा बाई ऑप्शन से। और जिस बच्चे ने प्रॉपर मेथड से सोल्व करना है तो प्रॉपर इस वे में सोल्व कर लेना भाई अपना। यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी A/B की। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक छात्र ने 4/3 की बजाय 3/4 से मल्टीप्लाई कर दी। वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से जो भी किया था हमने। 4/3 की बजाय 3/4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो एरर परसेंटेज कितनी रही होगी। ऑप्शन है 59.67% और 43.75%, 67.45% और 39.34%। देखना भी एक बार। 4/3 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया, लेकिन उसने गलती से मल्टीप्लाई किससे कर दी 3/4 से।
जो एरर आया क्वेश्चन के अंदर वो बताना है। तो जो भी डिनोमिनेटर दे रखा है, डिनोमिनेटर दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 और 4 दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 12। यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 पे 4, 4 पे 3, 4 और 4 16, 3 9। मतलब जो वैल्यू शुरुआत में 16 आनी थी वो वैल्यू कितनी आई है अब? 9। अगर 16 वाली चीज 9 आएगी तो कितना कम होगा? 7। 7 कम किस पे से? 16 पे से। मल्टीप्लाई बाई 100। 4 पे कैंसिल आउट करोगे 4, 4 पे कैंसिल आउट करोगे 25, 25 और 7 175, 175 बटा 4। तो 4 पे कैंसिल आउट करोगे 4 चौके 16। 4 से देखो कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है? एक ही ऑप्शन है बस आपका 43.75। इसीलिए बोलता हूं बार बार में, जब सोल्व करोगे यही आएगा कि हमेशा नजर आपके ऑप्शनों के ऊपर रहनी चाहिए। अब 4 चौके 16, शुरुआत में 4 आ गया। अब चारों अगर ऑप्शन देखो ना आप, तो मुझे क्यों सोल्व करना पूरा का पूरा क्वेश्चन? जब मुझे पता चल गया यहीं से कि आंसर मेरा क्या आएगा एट लास्ट 43.75%। यही उसने पूछा था कि जो एरर परसेंटेज आएगा वो बता के वो चीज कितनी इंक्रीज हुई है या फिर कितना डिक्रीज हुआ है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। टैक्स को 19% बढ़ा दिया जाए और उसकी वजह से नेट इनकम 1% डिक्रीज हुई मेरी। मान लो शुरुआत में मेरी इनकम 100 होगी और A% मैंने बोल दिया अपने पास से कि मेरा टैक्स की जो रेट थी वो शुरुआत में A% होगी। अगर A% निकालूं मैं 100 का, कितना आएगा? A। और मेरी इनकम में से, टोटल में से अगर मैं टैक्स माइनस कर दूं तो जो नेट इनकम है वो कितनी बचेगी? 100 माइनस A। दो तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन को। ऑप्शन लिखूं इसके, अगर मैं 4 5 6 7, ऑप्शन से भी हो जाएगा और प्रॉपर से भी हो जाएगा। पहले प्रॉपर से देख लेते हैं, उसके बाद फिर ऑप्शन से करवा दूंगा क्वेश्चन को। अगर मेरी टोटल इनकम 100 रुपये हो और उसने बोला कि टैक्स रेट फाइंड आउट करनी है, मैंने कोई भी टैक्स रेट होगी जो टैक्स कटेगा, और उस टैक्स रेट को अगर 19% बढ़ा दिया जाए, उसकी वजह से मेरी नेट इनकम कम हुई है 1%, तो वो टैक्स रेट क्या थी? अगर मेरी इनकम शुरुआत में 100 है और टैक्स रेट अगर A% के हिसाब से टैक्स कटता था, तो 100 का A% मैंने टैक्स कितना पे किया? A रुपए। टोटल इनकम में से अगर ये टैक्स माइनस कर दूं तो 100 माइनस A क्या आएगी? मेरी नेट इनकम। अगली बार टैक्स रेट 19% बढ़ा दी। अब मुझे एक चीज बताना, टैक्स रेट तो 19% बढ़ा दी, इनकम तो अभी मेरी 100 ही है, क्योंकि इनकम के अंदर तो उसने कोई चेंज नहीं किया। इनकम पहले भी 100 थी, आज भी कितनी है मेरी इनकम? 100 के बराबर ही। तो जब इसको 19% बढ़ाऊंगा मैं, पहले अगर टैक्स A था तो A का 19% जब निकालोगे 19 बटा 100, आप बोलोगे कि सर 0.19 A बढ़ गया। मतलब जो पिछला टैक्स था उस पे से अगर मैं टैक्स 19% बढ़ाऊं तो कितना बढ़ गया? 0.19 A। तो जब इन दोनों को ऐड करूंगा, अब टैक्स कितना आया? 1.19 A के बराबर। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि सर 1.19 A कहाँ से लिख दिया आपने? तो मुझे एक चीज़ बताना, x प्लस एक्स कितना होता है? सभी बोलेंगे कि सर 2x। x और x को अगर मैं ऐड करूं तो 2x। तो यहां पे भी तो a है, इसके आगे भी तो 1 होगा। 1a में अगर मैं 0.19 A ऐड करूं, किसके बराबर आएगा? 1.19 A के। मतलब जो अब टैक्स पे करेगा वो कितना है? 1.19 A। अब नेट इनकम कितनी आएगी? उस टोटल इनकम में से टैक्स माइनस कर दूं तो 100 माइनस 1.19 A।
टोटल इनकम 100 में से ये टैक्स माइनस कर दिया 1.19 तो अब नेट इनकम 100 माइनस का 1.19 और उसने बोला कि यहाँ पे 1% की कमी आई है। अब मुझे एक चीज बताना इस क्वेश्चन से पहले, यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि 100 का 1% डिक्रीज करना है, 100 पे से कोई वैल्यू 1% घटानी है, तो 100 का अगर 1% घटाओगे तो बोलोगे 1 और 1 कम होने के बाद वो वैल्यू क्या आएगी? 99। अगर 100 पे से मैं 1% डिक्रीज करूं, 1% घटाऊं तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 99। दूसरे केस में अगर मैं डायरेक्ट बोल दूं कि 100 का 99%, मतलब अब जो वैल्यू बचेगी तो भी आंसर क्या आएगा? 99। दोनों केस में आंसर सेम है, या तो 1% घटा दे या फिर उसका डायरेक्ट 99% निकाल दे जो वैल्यू बचेगी। तो उसने बोला कि 1% डिक्रीज हुई है इस पे से। अगर 1% डिक्रीज हुई है तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि इसका जो 99% आएगा वो इसी के इक्वल आएगा। यहां से ये चीज क्लियर होगी आपकी कि अगर टोटल इनकम 100 है, उस 100 पे से 1% घटाऊं, 1 कम करके कितना बचेगा? 99। या फिर मैं डायरेक्ट 100 का 99% निकाल दूं, जब भी कितना आएगा? 99। तो सेम यहां पे भी कितना कम किया है? 1%। या तो 1% घटा दूं या इसका डायरेक्ट 99% निकाल दूं, इसी के इक्वल आना है। तो 100 माइनस ए का 99% जब निकालोगे किसके इक्वल आएगा? 100 माइनस 1.19 ए। ये 100 इस साइड मल्टीप्लाई में आएगा, इस साइड होगा आपका 9900 माइनस 99 ए और इस साइड 10,000, इसके मल्टीप्लाई में आएगा, इसका डेसिमल कैंसिल आउट 119 ए। उस साइड माइनस का 100, इस साइड माइनस का 20। ए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 20 पे इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहां से बोलोगे कि सर ए की वैल्यू कितनी आई है? 5%। मतलब ए किसको डिनोट कर रहा था? टैक्स रेट को। मतलब जो टैक्स रेट थी वो किसके बराबर आएगी? 5% के। ये तो था प्रॉपर मेथड से। अगर मैं डायरेक्ट ऑप्शन से करवाऊं, ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करने हैं भैया आपने हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले तो आपका ऑप्शन राउंड फिगर में हो। राउंड फिगर यानी 10, 20, 30, 40, 50 इस वे में दे रखा हो। अगर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं, उसके बाद मैं ऑप्शन चेक करूंगा फिर 5 के मल्टीपल में। 5, 15, जैसे 10, 20 हो तो डायरेक्ट मैंने बोल ही दिया शुरू में। 5, 15, 25 अगर इस वे में दे रखा है, अगर उनमें से भी कोई ऑप्शन नहीं है फिर चेक होंगे मेरे 4, 6, 7 ये इस टाइप के ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन के अंदर बोलोगे कि सर 10 का मल्टीपल में तो नहीं है कोई भी, 5 दे रखा है तो 5 से मैच करो उसकी कंडीशन। एक बार मैं साफ करता हूं इसको। अब समझने की कोशिश करना। अगर मैं टैक्स रेट 5% मानता तो टैक्स कितना जाता है यहाँ पे? 5 रुपये। और 5 रुपये टैक्स जाता तो नेट इनकम कितनी बचती? 95। अगर 100 पे से 5 रुपये टैक्स जाएगा तो नेट इनकम किसके बराबर आएगी? 95 के। अगली बार बोला कि टैक्स रेट बढ़ा देगी 19%। अब इसका 19% निकालोगे 0.95, तो मतलब 5.95 जो टैक्स कटेगा। अब टैक्स कटेगा 5.95 और 100 में से 5.95 माइनस करूं तो 94.05। अब मुझे मैच क्या करवाना है? उसने बोला था कि यहां पे डिडक्शन होगा कितना? 1% का, मतलब डिक्रीज होगी उसकी जो नेट इनकम है बाय 1% से। तो अब देखोगे कि सर पहले उसकी नेट इनकम 95 थी, अब वो इनकम किसके बराबर आई? 94.05। तो कितने की कमी हुई है? 0.95 की। और कोई भी चीज़ कम होगी हमेशा ज़्यादा पे से, तो 0.95 की कमी किस पे से? 95 पे से। इसके नाम का 100 आएगा और परसेंटेज के नाम का जब मैं 100 मल्टीप्लाई करूँगा तो वो कैंसिल आउट। कितना आया आपका? 1%। ये कंडीशन मैच है उसकी। तो वो आपने देखना भी जैसा भी आपको बेस्ट लगे। मेरे हिसाब से जब भी क्वेश्चन इस टाइप में आए तो हमेशा कोशिश करना कि उसकी कंडीशन ऑप्शन से मैच करवाई जाए। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर परसेंटेज का।
शायद हमारी 9 क्लास हुई है, 9 क्लास के अंदर हमने कंप्लीट निपटा दिया सारा का सारा परसेंटेज। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है भाई कि परसेंटेज का सिंगल क्वेश्चन भी आपका ऐसा ना बचे जो एग्ज़ाम के अंदर आए और आप ना कर पाओ। अगर उसके बाद भी फिर भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि सर आपने ये टाइप करवा दी और इन टाइपों में से मेरा ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया मिलेगा मेरा, आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड कर देना मेरे पास में। XYZ आपके पास में कोई भी बुक हो, कहीं से भी प्रैक्टिस करना क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो क्वेश्चन आपसे ना हो। हाँ, लेवल मैंने मेंटेन रखा कि हरियाणा पुलिस तक ही या फिर कोई भी आप जैसे यूपी पुलिस वगैरह तक जाओ, अप टू रेलवे पुलिस वगैरह, रेलवे तक का भी एग्ज़ाम तक दो। हाँ, लेकिन CGL वगैरह तक उसके लिए हमारी अलग से क्लास चली हुई है, वो क्लासेस देखते रहना। वहाँ पे हम हर एक चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं सारा का सारा सिलेबस ध्यान में हरियाणा पुलिस को रखते हुए करवाऊँगा, क्योंकि ये जो हमारा बैच है स्पेशली टारगेट किसको कर रहा है, हरियाणा पुलिस को। और उसी के लिए जो हमने मुहिम स्टार्ट की है कि जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ा हो उस बच्चे को 80+ मार्क्स दिलवाना एग्ज़ाम के अंदर। 80+ मार्क्स कब आएंगे, जितनी मेहनत हम यहाँ पे कर रहे हैं अगर आप उससे डबल मेहनत हमारे साथ करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हर एक वीडियो को देखने के बाद में भी एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि हमारे लिए भी वो मोटिवेशन का काम करता है। क्योंकि हर एक टीचर आपके लिए इतनी मेहनत करता है, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाता है, तो इतना तो आप कर सकते हो हमारे लिए कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो के अंदर लाइक कमेंट ये तो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।